बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। अच्छा 20 चैप्टर की ना आज हम एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ बेस्ड अपॉन सेवरल असम्पशन। बोहर थ्योरी थी ना, वो मुख्तलिफ असम्पशन पे मुश्तमिल थी। तीन पास्टुलेट हमने पढ़े थे। डू एनी ऑफ दिस असम्पशन कंट्राडिक्ट क्लासिकल फिजिक्स। कहता है क्या उनमें से कोई ऐसा असम्पशन या पास्टुलेट है जो क्लासिकल फिजिक्स की मुखालफत करता हो, यानी उसके बिल्कुल एंटी हो। यस था, पहला ही पास्टुलेट था। वो क्या था कि बेटा देखिए, क्लासिकल फिजिक्स में कहा गया था कि ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द जो ऑर्बिट है ना, यानी यूँ ले लें, ये क्लासिकल कहता है। उस क्लासिकल में था कि न्यूक्लियस के गिर्द जो ऑर्बिट होते हैं ना, उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते 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 ये न्यूक्लियस में गिर जाता है। ये था क्लासिकल कंसेप्ट। लेकिन नील बोहर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस के ना एक स्पेसिफिक रास्ता होता है या ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ना वो मतलब ये इस तरह वो न्यूक्लियस में आके नहीं गिरते। Yes, the first postulate of Bohr theory of hydrogen atom contradict the classical physics। यही था पहला जो postulate था। इसके एक्सप्लेन कहता है क्लासिकल फिजिक्स, ये कहते हैं एक्सलेटिंग चार्ज का मतलब ये जो मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इधर ऑसिलेटिंग और रिवॉल्विंग कंट्राडिक्ट रेडिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कहता है ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑसिलेट करेगा या मूव करेगा, उसकी वजह से ये रेडिएशन इमट करता हुआ ना न्यूक्लियस में आगे गिर जाएगा। सो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कंटिन्यू। तो एनर्जी क्या होती है, मुसलसल इसकी डिक्रीज होती है। इट्स ऑर्बिट बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। ऑर्बिट छोटे से छोटा होता चला जाता है। एंड इट शुड फॉल इनटू ए न्यूक्लियस। और यह एक वक्त आता है न्यूक्लियस में गिर जाता है। बट अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी के मुताबिक एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट रेडिएटिंग। यानी कि बोहर ने कहा था, नील बोहर ने, कि एक सर्टेन लेवल में मूव करते विदाउट रेडिएटिंग। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन अगला हमारे सिलेबस में है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें कहता है कैन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में उसको कहता है ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है ऑब्जर्व ए फोटोन ऑफ एनर्जी। क्या वो एनर्जी ऑब्जर्व करता है इतनी 13.6 इलेक्ट्रॉन। कब, जब एंड ग्राउंड देन ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन। कहता है क्या एक हाइड्रोजन एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, क्या वो 13.6 या इससे ज़्यादा की एनर्जी ऑब्जर्व कर सकता है? यस, कर सकता है बेटा। कहता है इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड कैन ऑब्जर्व ए फोटोन ऑफ एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ग्रेटर देन। अब देखिए 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, उसको एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए ऑब्जर्व करता है। जबकि जो ग्रेटर एनर्जी लेगा, वो जो ग्रेटर एनर्जी होगी ना, वो जो फोटोन इमिट होगा, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी के तौर पर वो यूज़ हो सकता है। देखो आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतनी एनर्जी क्यों ऑब्जर्व करता है? क्योंकि बड़ा आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे और फिजिक्स में भी है कि हाइड्रोजन एटम जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सो इफ हाइड्रोजन ऑब्जर्व ए फोटोन ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द सरपल्स एनर्जी, सरपल्स होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो ज़्यादा एनर्जी होगी, और फोटोन अपीयर एज काइनेटिक एनर्जी। तो वो जो ज़्यादा एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपीयर होगी इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो इससे ज़्यादा एनर्जी हो क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी के तौर पे वो अपीयर हो रही होगी। क्वेश्चन 5 है, कहते हैं इज एनर्जी कंजर्व। क्या एनर्जी कंजर्व होगी? व्हेन एन एटम इमिट ए फोटोन ऑफ लाइट। जब वो एक फोटोन ऑफ लाइट क्या करता है, इमिट करता है। यस, एनर्जी इज कंजर्व व्हेन एन एटम इमिट ए फोटोन ऑफ लाइट। जब फोटोन ऑफ लाइट इमिट करता है ना, वो एक एनर्जी कंजर्व करता है। इसकी रीज़न ये बड़ा देखें, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फोटोन ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व करता है। जब एक्साइटेड से ग्राउंड में आता है तो फोटोन इमिट करता है। अब इसमें एनर्जी कंजर्व हो रही है। ठीक है, यानी कि एक्साइटेड डी एक्साइटेड होने में क्या होती है, एनर्जी कंजर्व होती है। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू ए हायर एनर्जी स्टेट, इट ऑब्जर्व ए फोटोन। मैंने अभी बताया जब लोअर से हायर में जाता है ना, फोटोन एनर्जी वो ऑब्जर्व करता है। एंड व्हेन इट डी एक्साइटेड, जब ये वापस आता है, इट इमिट ए फोटोन ऑफ सेम एनर्जी फोटोन क्या करता है, ये इमिट। सो एनर्जी इज कंजर्व। तो क्या हो गया, एनर्जी कंजर्व होगी। आगे क्वेश्चन नंबर है 7 हमारे सिलेबस में। What do we mean when we say that atom is excited? कहते हैं इसका क्या मतलब होगा जब हम कहते हैं एटम एक्साइटेड है।
उसका मतलब ये होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना ग्राउंड स्टेट से किधर चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में, तो इसे हम कहते हैं, फिर ये एटम क्या होगा एक्साइटेड, कहता है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू ए हायर एनर्जी, जब लोअर से हायर में चला जाता है ना, बाय ऑब्जर्विंग ए फोटोन, वो होता है कब, जब फोटोन ऑब्जर्व करता है, हुज एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दी टू स्टेट, तो इनमें जो एनर्जी, अब जो फोटोन इसने ऑब्जर्व किया ना, उसकी एनर्जी इन दो शेल के दरमियान एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। ये डायग्राम देखें, लोअर एनर्जी स्टेट से जब अपर जाएगा ना, हम कहेंगे एटम एक्साइटेड हो गया। अब इसकी एनर्जी हम कहते हैं ये E1 है, इसकी एनर्जी होगी E2। फोटोन की जो एनर्जी होगी ना, जिसको जो एक्साइटेड कर रहा है, तो इस ज़्यादा वाली एनर्जी में से हम कम को माइनस करेंगे। देखें फोटोन की एनर्जी होती है एच आई इक्वल होगा E2 माइनस E1, ठीक है। इसको हम फिर क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट एटम है। आगे 8वां, कैन एक्सरे बी रिफ्लेक्ट, कहता है क्या एक्सरे रिफ्लेक्ट हो सकती है, रिफ्रैक्ट भी हो सकती है, डिफ्रैक्ट या पोलराइजेशन क्या हो सकता है वेव की तरह। यस बेटा, एक्सरे भी रिफ्लेक्ट भी होता है, डिफ्रैक्ट भी होता है और पोलराइज भी होता है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। कहते दिस इज बिकॉज की वजह ये दैट एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरे क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एज द वेव लेंथ ऑफ एक्सरे इज मच शॉर्टर देन दैट ऑफ अर्न लाइट, यानी कि आम लाइट की निस्बत एक्सरे की वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है। सो दी सर्कमस्टेंस फॉर दिस फिनोमिना मे बी डिफरेंट फॉर एग्जांपल, यानी कि इसी डिफरेंट की बिना पे ना ये जो है ना अपना एक्सरे वेव जो एक्सरे जो है ना, ये रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, रिफ्रैक्ट भी और डाइफ्रैक्ट भी। एक्सरे कैन रिफ्रैक्ट बाय क्रिस्टल ओनली, एग्जांपल ये बेटा एक्सरे सिर्फ क्रिस्टल से ही डाइफ्रैक्ट हो सकता है, डाइफ्रैक्ट। आगे क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लेज़र ओवर ऑर्डिनरी लाइट, यानी लेज़र लाइट और आम लाइट की निस्बत लेज़र लाइट के क्या फ़ायदे हैं वो देखें। एक तो ये इंटेंस बीम ऑफ लाइट है, कल हमने ये टॉपिक किया था, उसमें मैंने शो किया था इंटेंसिटी ज़्यादा। और ये क्या है, मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक होता है ये जो लेज़र लाइट है ना, इसके फोटोन पार्टिकल सिंगल वेवलेंथ होती है, एक ही कलर की, एक ही वेवलेंथ की लाइट जाती है। इट्स यूनि डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, यूनि के इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, नहीं बिल्कुल स्ट्रेट। इट इज़ कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब होता है सेम फेस की लाइट जा रही होती है ये वाली। इट कैन बी सर्पल्स फोकस्ड ए वेरी फाइन स्पॉट, यानी कि बड़ी एक्यूरेट किसी स्पॉट पे हमने फेंकना उधर जाके ही लगती है, यानी कि इधर उधर नहीं, जिस स्पॉट पे हम फेंकना चाहते हैं ना उसी पे एक्यूरेट जाके फॉल होती है। आखिरी क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई लेज़र एक्शन कुड नॉट अकर, कहता है एक्सप्लेन करो कि लेज़र एक्शन नहीं होगा विदाउट पॉपुलर इन्वर्जन, यानी कि पॉपुलर इन्वर्जन के बिना ये लेज़र एक्शन नहीं होता। पॉपुलर इन्वर्जन ये होता है बेटा, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, यूँ समझिए मेटास्टेबल स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। पॉपुलर इन्वर्जन ये होता है अगर मेटास्टेबल स्टेट में तादाद इलेक्ट्रॉन कम हो, ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा हो, जब हम फोटोन गुजारें तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा तादाद ऊपर आ जाएगी, कम नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं पॉपुलर इन्वर्जन। या अगर ऊपर ज़्यादा तादाद हो इलेक्ट्रॉन की, नीचे कम हो, जब ज़्यादा तादाद नीचे आएगी कम ऊपर जाए तो ये रेडिएशन इमिट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पॉपुलर इन्वर्जन, यानी कि पॉपुलर इन्वर्जन के वजूद के बगैर जो रेडिएशन इमिट नहीं होती, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल देखें, न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे सिलेबस में। कहता है व्हाट आर द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप कितनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और क्वांटा ऑफ वेवलेंथ, क्वांटा की जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, 500 या 700 नैनोमीटर। देखो पहली वेवलेंथ 400, इसकी हमने क्वांटा एनर्जी बताना है, 500 नैनोमीटर की भी और 700 की भी। पहली एनर्जी हम लेते हैं ई इज इक्वल होता है एच एफ। एफ हम जानते हैं कि बेटा वी इज इक्वल होता है एफ लैम्डा, अगर वी हम स्पीड ऑफ लाइट लें तो एफ लैम्डा, अगर एफ की वैल्यू लें तो सी ओवर लैम्डा इज इक्वल क्या आ जाएगा एफ, इस एफ की जगह पुट किया तो सी ओवर लैम्डा आ गया, ये लैम्डा, ठीक है। अब हमें E1 चाहिए तो एच सी लैम्डा 1 ग्राम, एच भी कांस्टेंट था, सी भी कांस्टेंट, वेवलेंथ लैम्डा 1 जैसे 400 नैनोमीटर, नैनो खत्म कर 10 के पर -9 आता है। इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास ना ये एनर्जी है 4.97 क्रॉस 10⁻19 जॉल। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना चाहो तो 1.6 क्रॉस 10⁻19 पे डिवाइड करोगे, आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती। अब वेवलेंथ जब चेंज होगी तो उसके लिए फार्मूला यही लगेगा, वेवलेंथ अब 500 नैनोमीटर हो गया, ठीक है, नैनो जॉल। अब वो
वेवलेंथ थर्ड के लिए भी हमने एनर्जी फाइंड कर, तीनों के लिए हम तीनों वेवलेंथ के लिए वो क्वांटम एनर्जी फाइंड कर ली। तीसरा न्यूमेरिकल कहता है एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लेवल, एक इनिशियल लेवल है ये वाला माइनस एनर्जी से फाइनल लेवल तक जाती है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड लाइट, तो जब ये लो इनिशियल लेवल से अपना यानी कि एक्साइट होता है ना, फाइनल इनिशियल से फाइनल की तरफ जाता है, तो उस लम्हा कितनी एनर्जी ऑफ फोटोन इमिट होती है वो फाइनल एनर्जी लेवल आ गई। वेवलेंथ किस वेवलेंथ की लाइट इमिट होती है वो देखनी है हमने। बेटा एच एफ जो फोटोन इमिट हो रहा है उसकी एनर्जी ये गलत लिखा कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी होनी चाहिए थी, फाइनल माइनस इनिशियल। हम सी की लेवल एफ की वैल्यू जानते सी और लैम्डा, एच सी और क्या गया लैम्डा। हम अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो लैम्डा आ जाता है एच सी ओवर, यानी कि ये लैम्डा इधर आ जाइए, ई एफ माइनस ई सी इधर बटे में आ जाए, ठीक है, एच सी और ई एफ माइनस ई सी। एच की वैल्यू भी हम जानते हैं, सी की वैल्यू भी जानते हैं, ई एफ की वैल्यू ऊपर दी हुई है, ई आई की वैल्यू दी माइनस और ई आई की वैल्यू भी माइनस दी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन देखें, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास वेवलेंथ था कि 2.34 क्रॉस 10⁻9 मीटर, ठीक है, 9 जो है वो नैनो के बराबर होता है, ठीक है। अब उसके बाद न्यूमेरिकल हमारे पास है 7, कहता है इलेक्ट्रॉन इन एक्स रे, एक्स रो में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्स रे ट्यूब और एक्सलेट थ्रो ए पोटेंशियल डिफरेंस, हम इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हैं पोटेंशियल अप्लाई करके 3000 वोल्ट का। इफ़ दीज इलेक्ट्रॉन वर स्लो डाउन इन अ टारगेट, जब उस टारगेट के करीब आते स्लो डाउन होते हैं तो उसकी मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फाइंड करनी है एक्सरे की। देखें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, मूव करने की वजह से उनके पास एनर्जी होती है ना, काइनेट एनर्जी, उसकी होगी एच एफ के बराबर, क्योंकि हमें फोटोन की एनर्जी का पता होता है। और जो हम पीछे से वोल्टेज अप्लाई करें वो भी है, कितनी अप्लाई करें जितनी उस इलेक्ट्रॉन वो चार्ज के पास पोटेंशियल मिल रहा है, दोनों एनर्जी बराबर होंगी हमें अच्छा ये एच एफ, अब एच एफ को थोड़ा सिंपली देखें बेटा, एफ अभी हमने मालूम किया था सी ओवर लैम्डा, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इधर क्या था फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है, तो फ्रिक्वेंसी जब मैक्सिमम होगी बेटा वेवलेंथ क्या आ जाएगी मिनिमम, तो इधर पुट किया वेवलेंथ मिनिमम इस एफ की जगह एच सी ओवर लैम्डा, ये इधर चला जाएगा वी ई बटे में आ जाएगा एच सी ओवर वी ई, एच की वैल्यू ये सी की वैल्यू वी की वैल्यू और ई की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास 4.14 क्रॉस 10⁻10 मीटर आ गया, ये वेवलेंथ आ गई मिनिमम। आगे है 8 क्वेश्चन, दी वेवलेंथ ऑफ के एक्सरे, यानी के शेल से जो एक्सरे खत्म हो रही मिट हो रही हैं फ्रॉम ए कॉपर इज, ये वाली 1.377 क्रॉस 10⁻10 मीटर। व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दी टू लेयर दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो फाइंड करें फ्रॉम विच ट्रांसमिशन रिजल्ट, जिसमें जो ट्रांसमिटिंग रिजल्ट हमें मिल रहा होता है। देखिए बेटा एनर्जी डिफरेंस फाइंड करना है, एनर्जी डिफरेंस जो एनर्जी जो होता है ना एच सी होता है बेटा, एच एफ की वैल्यू हम जानते हैं सी और लैम्डा, एच की वैल्यू भी हमें पता होती है, सी की वेव तो उसने खुद दे दी, सिंप्लीफाई किया हमारे पास एनर्जी डिफरेंस 9.03, क्रॉस के बाद 3 आ रहा था तो उसके हमें किलो लगा दिया, पहले आ रही थी जॉल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए हमने इसे 1.6 क्रॉस -14 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये एनर्जी आ जाती है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड लास्ट कहता है ए टंगस्टन टारगेट स्ट्रक्ट बाय इलेक्ट्रॉन दैट हैव बीन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रो 40 किलोवोल्ट पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट से एक्सेलरेट करना शुरू करता है जब हमने वोल्टेज अप्लाई की 40 किलोवोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ, हमने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है। देखिए बेटा वही अभी जो हमने पीछे फार्मूला इस्तेमाल किया था काइन एनर्जी ऑफ फोटॉन के। अच्छा अब ये जो काइन एनर्जी होती है ना अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होती है, ठीक है, एफ मैक्सिमम वैल्यू पुट के ना वो एच सी ओवर क्या आ जाता है लैम्डा मिनिमम इधर चला जाएगी बटे में, तो एच सी ओवर वी ई, एच की वैल्यू सी की वैल्यू वी की वैल्यू और ई की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। अब आखिरी न्यूमेरिकल 10 कहता है दी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम मूव्स विद द स्पीड ऑफ, इलेक्ट्रॉन जो है ना हाइड्रोजन एटम में मूव कर रहा है जिसकी स्पीड है बेटा एन ऑर्बिट में 5.456 क्रॉस 10⁵ मीटर पर सेकंड। अब हमने इसमें ना 3 चीज़ें फाइंड करनी, सिर्फ उसने स्पीड दे दी। पहला फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, हमने क्वांटम नंबर एन मालूम करना है इलेक्ट्रॉन का। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, हमने रेडियस मालूम करना है। फाइंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, हमने एनर्जी मालूम करनी है।
अब देखें हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो इक्वेशन थे ना, वी एन इज 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर एन एच, हमें एन चाहिए, एन इधर जाएगा, वी एन बटे में आ जाएगा। वी एन की वैल्यू उसने दे दी है 2 पाई, हम जानते हैं कि जो है ना कांस्टेंट था उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ ये कॉलम कांस्टेंट था। ई 1.6 × 10⁻90 ऊपर स्केयर है तो स्केयर ले लिया। ये वी एन की वैल्यू और एच की प्लांक्स कांस्टेंट वैल्यू जानते हैं, इनको सिंप्लीफाई के हमारे पास नंबर आ जाते हैं 3.9 या राउंड ऑफ करो तो 4। ठीक है, एन की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करते हैं क्वांटाई रेडियस। रेडियस का फार्मूला होता है r(n²h²4 π²k⁻e²/m। m क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 4 थी। पुट किया h एज इट रहने देते हैं, बाकी यानी ये अच्छा जी r n, अब वो सॉरी हम n4 पुट करें तो इधर भी क्या आ जाएगा 4। फोर्थ रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ जाती है ये वाली 0.85 × 10⁻9 मीटर, तो ये नैनोमीटर आ गई। ठीक है ना, यानी फोर्थ नंबर पे जो ऑर्बिट है उसका रेडियस। अब इसी ऑर्बिट की एनर्जी हम फाइंड करते हैं। एन कितना है 4, एनर्जी फार्मूला ई एन इज इक्वल टू 2 π² k² m e⁴/4/n²h²। हमने इसमें वैल्यू पुट की तो देखिए बेटा एन की जगह 4 तो इधर भी क्या आ गया 4। बाकी ये 2 पाई की वैल्यू, के की वैल्यू, इसकी के के बाद है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर ई की वैल्यू पावर 4 है बट में 4, ये एच की वैल्यू। तो मतलब मोस्टली इसमें कांस्टेंट वैल्यू यूज़ हो रही है, उनकी वैल्यू हम जानते हैं। इनको सिंप्लीफाई करते गए हमारे पास ना ये फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी आ जाती है 82.66 × 10⁻⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, तो अगर हम 10⁻2 ख़त्म करें ना, ये 0.826 आ जाता है। जब 6 राउंड ऑफ करो तो ये 3 बन जाता है, यानी एनर्जी कितनी वो चौथे ऑर्बिट की है 0.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा ये थी एक्सरसाइज 20 चैप्टर की। अब 21 चैप्टर है उसका हमने करना है इंशाल्लाह कल से स्टार्ट। ओके, खुदा हाफिज़।